किसी जमाने में बंदूकों की राजनीति के नाम से प्रसिद्ध शुकहाबाद में ज्ञान की लौ प्रज्वलित करने के लिए यहाँ के यदुवंशी रजवाड़ों ने एक अहीर क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना की। ये वो अहीर क्षत्रिय कॉलेज है, बाद में इसका नाम हर्ष कृष्णा के नाम से बदला गया। आज इसको AK कॉलेज भी जानते हैं। तो इसका इतिहास क्या है और इसके पीछे क्या कुछ रहा, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे और कितना इस कॉलेज को बदलाव की राह पर ले जाकर नेताओं ने काम किए। तो आज हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं जाने माने नेताजी अशोक यादव जी, जो पूर्व मंत्री हैं। उनसे जानेंगे, चूंकि ये शुकहाबाद के रहने वाले भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंत्री जी, पहला सवाल, ये क्षत्रिय अहीर कॉलेज बना, इसकी नींव किस तरह से रखी गई और कब रखी गई, क्या उद्देश्य था इसका? मैं बताता हूँ। ये कॉलेज जो है ऐसी परिस्थितियों में बना जबकि आसपास बरतानिया हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था और हमारा जो इलाका था, ये इलाका चंबल का इलाका कह रहा था, बीहड़ जिसे कहते हैं। यहाँ बड़े बड़े जो डकैत थे वो यहाँ पैदा हुए इस धरती पे, और वो उनका नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ऐसा था कि जो जितनी ट्रैवलिंग थी, जितना लोगों का आना जाना था, वो दिन रहते हुए होता था, शाम को होता नहीं था। हालांकि 1865-66 में रेलवे स्टेशन बन गया और जंक्शन बना, यहाँ से और दूसरे छोटे छोटे कस्बों को ट्रेन्स जाती थी, तो बड़ा खौफ था यहाँ। तो यहाँ एक तालीम का इतना बड़ा इदारा बना लेना, वो वास्तव में यकीनी तौर पे बड़ी हिम्मत की काम थी। और मुझे बताते में ये बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि वो हम लोगों का ही परिवार था। हालांकि उसमें बहुत लोगों ने शिरकत करी, आसपास के बहुत ज़मींदार घराने थे, उन्होंने बहुत सहयोग किया, लेकिन और भी सब लोगों ने छोटी छोटी इमदाद मदद करी। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में उसी दौर में 4 अहीर कॉलेज बने। एक अहीर कॉलेज शुकहाबाद, और अहीर कॉलेज मदुरई, अहीर कॉलेज रेवाड़ी, आंध्र प्रदेश अहीर कॉलेज मछलीपट्टम। तो ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि अंग्रेज़ ने, उनका डायरेक्टर एजुकेशन बैठता था इलाहाबाद में, उन्होंने कहा था कि आप ज़मींदारों की मदद लीजिए। तो ज़मींदारों का ये कहना था कि भाई अगर हम मदद करेंगे किसी इदारे में, राजे रजवाड़ों की मदद ज़रूरी हो गई थी जी। क्योंकि फिर उन्होंने एक सवाल उठाया और इससे इजाज़त लेनी पड़ी कि क्या हम अपनी कम्युनिटी के नाम से, अपनी कौम के नाम से, अपनी जाति के नाम से कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं। अब उस वक़्त सेकेंड वर्ल्ड वार हो चुकी थी और अंग्रेज़ों को, यानी हुकूमत बरतानिया को बहुत बड़ा झटका लग चुका था। हिंदुस्तान की राजधानी बदली जा चुकी थी। जिस बरतानिया की महारानी पर कोहिनूर लगा हुआ था, उनकी खुशियों में टाँके लग गए थे और तमाम बहुत हालात बदल गए थे, अंग्रेज़ों का रवैया बदल गया था। तो वो इस सिलसिले में कि तालीमी इदारे बढ़ें, हमारे पास अलीगढ़ तामील हो रहा था, बड़ी जगह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आगरा कॉलेज 1823 के आसपास, और राजा बलवंत सिंह कॉलेज 78 में, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इर्द गिर्द बन रहे थे। लेकिन ये जो अहीर कॉलेज था, ये चौधरी श्याम सिंह जी, जो हम लोगों के परिवार से हम लोग बहुत फ़ख्र है कि वही खून हम लोगों में भी बहता है जो उनकी रगों में बहता था। और उस वक्त का मंजर देख लीजिए कि क्या था कि 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनी और 1916 में ही अहीर कॉलेज बना। आप अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी
जिस सन में बन रही थी उसी सन में अहीर कॉलेज भी बन रहा था। किन हालातों से गुजरा होगा सारा मंजर। और बीएचयू में, क्योंकि वो एक ही दौर की दो इंस्टीट्यूशंस बनी, जी बीएचयू को तो पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा था। आप महाराजा दरभंगा, जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी रियासत थी और मालो जर से लबालब थी, आप हैरत करेंगे कि महाराज दरभंगा ने, शायद राजेश्वर सिंह जी नाम था उनका, उन्होंने 1,10,00,000 रुपया दिया था बीएचयू। 300 एकड़ जमीन दी थी, उसमें वॉयसराय आए थे, उन्होंने भी शायद 200 एकड़ जमीन दी। महात्मा गांधी उसका उद्घाटन करने आए थे। 1908 में कुंभ के मेले में शंकराचार्य आए थे कि 8 साल के बाद बनारस में, काशी में एक बड़ा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, आप लोग उसमें इमदाद करिए, अपनी मदद करिए। और आप अंदाजा लगाइए जी कि 1916 में हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी बड़ी शख्सियत थी, उनमें एनी बेसेंट आई थी, मालवीय साहब थे, और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मेरे ख्याल पास के दिनों में आए थे, और उनको कहीं बाहर थे शायद, उनको बुलाया गया था उस फंक्शन में। वॉयसराय आए थे, डायरेक्टर एजुकेशन आया था, और नामची हस्तियां थी। मेरे ख्याल राजे रजवाड़ों की 100 से ऊपर की तादाद थी। और वही साल, मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूं, और ये इतनी बड़ी बात है कि हम लोगों को फक्र है। और ये फक्र है, बताते हैं चौधरी साहब, क्योंकि हम लोगों को तो खानदानी थे, चौधरी साहब का ये आलम था कि उन्हें जुनून ऐसे ऐसे उनके सर पर सवार होता था। तो उनके लिए एक शायर होते थे शायद बदायूं में कोई, और एक कोई इटावा में, उनके लिए फारसी में एक पूरी नज़्म, मुझे पूरी तो याद नहीं है, लेकिन फारसी में उनके लिए सबसे पहले जो बात कही गई थी, इटावा में अखबार छपते थे 5-6 वो हमारी लाइब्रेरी में कॉलेज की में अभी रखे हुए, उसमें उसका मैं मतलब समझाऊंगा कि उन पे किस तरह से एजुकेशन का इश्क था, आशिकी की तरह से जो लेते थे कि आशिकानी नौ निशानी, ये फारसी में है, मैं इसका तर्जुमा करके बताऊंगा कि आशिकानी नौ निशानी है पिशर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, आहे सुरदे सुर्ख दर्दे चश्मतर, कम खुरो कम गुफ्तगू ख्वाबे हराम। इसका मतलब ये है कि उनके सर पर ये इश्क की तरह से सवार हो गई थी बात। सबसे पहले उन्होंने ही ज़मीन दी थी कॉलेज को, जो इस तरफ मेरा घर है और सामने अहीर कॉलेज है, कभी आपने देखा हो, बड़े बड़े मैदान हैं और बड़े बड़े फील्ड्स हैं। एक ज़माने में तो कहीं आसपास इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं थी, कास्ट इंस्टीट्यूशंस बहुत थी, तो सभी लोग पढ़ने पढ़ाने आते थे। तो इसका मतलब ये है कि किसी के ऊपर कोई इश्क की तरह से जब जुनून सवार हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ख्वाबों में सिर्फ वही बात दिखती है और बीच बीच में नींद खुल जाती है। आशिकानी नौ निशानी है पिशर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, आहे सर्दे सुर्ख दर्दे चश्मतर, कम खुरो कम गुफ्तगू ख्वाबे हराम, खाना पीना सब छूट जाता है। और उनके लिए एक बात और कही जाती थी कि मुझे लगता है कि वो अजीब शख्स थे जो जलते रहना उन्होंने सिखाया और साथ साथ चलते रहना सिखाया। जैसे मट्टी का दिया होता है ना, उसमें आग रखी जाती है ना, तो ये मट्टी के दिए में उन्होंने आग का शगुन दिया। हालात कहीं कुछ नहीं थे, एक मट्टी के दिए में ऐसी रोशनी बना के उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कहा। और आप अंदाज़ा लगाओ इसको कि मुझे लगता है कि उनके बारे में ये भी लोग कहते हैं कि चला के वो अपनी कमान छोड़ गए, चला के वो अपनी कमान छोड़ गए। अजीब लोग थे जो अपनी दास्तान छोड़ गए। कुंभ के मेले में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रचार करने शंकराचार्य आए थे, तब लोगों को पता चला था कि बीएचयू बनेगी सिर्फ महात्मा गांधी। इनके पास तो कोई साधन नहीं था, ये सब डकैतों के इलाके थे, बीहड़ था, दुनिया भर के जितने क्राइम का अड्डा था वो सब आसपास था।
वहाँ ये तालीम का इतना बड़ा इदारा बना देना, वो काबिल जश्न बात है। और वो भी ये भी कहा करते थे, तब उर्दू और फारसी बोली पढ़ी जाती थी और कोई ज़ुबान उस वक्त थी भी नहीं, और जो जो समझदार लोग थे उनकी ये ज़ुबान थी। तो वो कहा करते थे कि एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है। उन्होंने तालीम के लिए कहा था, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। वो उनका जज्बा था। वो स्कूलों में तो ज़्यादा नहीं पढ़े, उस वक्त बहुत लोग पढ़ते पढ़ाते नहीं थे। तो आलम ये था कि जब बीएचयू उसी सन में बननी थी जिस सन में ये बनना था कॉलेज, तो वहाँ पूरी हिंदुस्तान की ताकत, अब महात्मा गांधी से बड़ा कौन था, महाराजा दरभंगा से बड़ा कौन था, वायसराय जो हिंदुस्तान का मालिक था वो बीएचयू में था। और यहाँ ये चंद जमींदार थे, ये हमारे आसपास यादवों के बहुत बड़े बड़े गांव थे, सब ने आप सोचो कि एटा तक हमारे यहाँ से रहा होगा, और कलकत्ता से गुलाब राय साहब की फैमिली आई। एक बहुत बड़ी जगह है जिसमें कुंती के परिवार के लोग, ये जो दौलताबाद अब बना है, ये समुद्र विजय वहाँ गए, वो यादवों का बड़ा परिवार था, उनका शिवाजी से भी रिश्ता था, वो लोग कलकत्ता में चले गए थे। उन परिवारों ने, यादव परिवार थे, उन परिवारों ने भी बहुत मदद करी। और जब इंडिपेंडेंस हुई तो बहुत से बड़े बड़े लोग थे, तो यहाँ से कलकत्ता तक चंदा मांगा गया। अब इसमें बीच में एक और ट्विस्ट आता है। कलकत्ता 1912 तक हिंदुस्तान की राजधानी थी, बरतानिया हुकूमत की। 1912 में वो राजधानी शिफ्ट होके आती है दिल्ली, तो पूरी सरकार उसमें मुब्तला हो गई थी और सब राजकाज कामकाज सब शिफ्ट होने लगा था। ये अच्छा हुआ कि ट्रेन चल पड़ी थी, कालका एक्सप्रेस चल पड़ी थी, कलकत्ता से शिमला तक जाती थी, तो एक बड़ा साधन था, ये जंक्शन रेलवे बन गया था। तो बड़ा बड़ा करिश्मे का उन्होंने काम किया। और धीरे धीरे एक जो बहुत बड़ा कारनामा हुआ, मुझे जो जिन जमींदारों ने मदद की थी उसमें आगरा के जमींदार थे, एटा रुपधनी के लोग थे, लहरा के थे, भारोल के थे, लेकिन ये मुझे बहुतों के नाम याद नहीं है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वो लंबी फहरिस्त है और कहीं कोई छूट जाएगी तो लोग उसमें नाराजगी जाहिर सर, करेंगे। ऐसा भी सुना है कि लगभग 19 जमींदारों ने अपना लगान में से कुछ हिस्सा दिया। वो कॉलेज के नाम कर दिया था कि इतना पैसा आप कॉलेज के नाम कर दी थी, अपनी बड़ी बड़ी जो जमींदारियों के हिस्से थे उसका लगान कॉलेज के नाम कर दिया था जी। तो वो एक बड़ा बड़ा क्रांतिकारी कदम था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल काम था उस दौर में। उसके बाद कुछ दिनों चांडी साहब थे एक कलकत्ता के, वो यहाँ प्रिंसिपल होते थे, और सबसे बड़ी जो बात थी, यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर भी रहा है, बीएड भी रहा है, जो आसपास कभी होता ही नहीं था किसी के पास, और पोस्ट ग्रेजुएट था, अच्छी बहुत ज़बरदस्त लाइब्रेरी थी, बहुत बड़ा इलाका था। और मैं समझता हूँ कि आप कितनी दूर कोई जगह का नाम लीजिए, मैंने एक बार आपको कहा था कि रामनरेश यादव भी यहाँ से एमएलए रहे, मुलायम सिंह जी भी एमएलए रहे, और इतने नामची लोग यहाँ पढ़ते थे कि अब उनकी याददाश्त एक फहरिस्त से कहीं कोई छूट ना जाए, वो तो कम बात हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा करिश्मा हुआ, मेरे ख्याल वायसराय ने ये ऑर्डर्स दिए कि जो बहुत जहाँ खाना पीना अच्छा है और जहाँ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में लोग हिस्सा लेते हैं, तो अहीर कॉलेज आइडेंटिफाई हुआ उसमें। मुझे सन का तो याद नहीं है, लेकिन कोई डीआईजी यंग होते थे, वो उन्होंने मुआयना करा कॉलेज का, और उन्होंने प्रिंसिपल अहीर कॉलेज को ये अख्तियारात दिए कि आप 2 सब इंस्पेक्टर पुलिस के यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन फिजिकल ट्रेनिंग बेसिस, क्योंकि आसपास लोग जो पढ़ने आते थे तो ज़्यादातर हिस्सा यादव, हालांकि किसी के लिए मनाही नहीं थी, लेकिन यादवों से घिरा इलाका था, मैनपुरी तक, एटा, इटावा, मैनपुरी और कानपुर, और उधर चले जाइए पूरब में। तो जो
स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज में लड़के थे 6-6 फुट थे, ज्यादातर यादव ही थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था 2 सब इंस्पेक्टर्स हम आपकी रिकमेंडेशन पर डायरेक्ट बनाएंगे। यानी ये उस जमाने की बात है। आज जैसे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग तो कहते हैं कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी जॉब कितना देती है। उस वक्त आर्मी और पुलिस का जॉब बहुत बड़ी चीज होती थी और इस वजह से वो कॉलेज बहुत मशहूर हुआ। सर बड़ा सवाल, जैसे कि क्षत्रिय अहीर कॉलेज नाम रखा गया था, बाद में जी इसका नाम बदल भी गया जी आदर्श आदर्श कृष्णा कॉलेज। कॉलेज हो तो गया। मतलब अहीर कॉलेज का मैं समझी नहीं, नाम ऐसे क्यों रखा गया? एक्चुअली पहले कास्ट पर सारे नाम रखे हुए थे, हम्म। फिर एक मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन आया था, उसमें कहा कि भाई कास्ट के नाम आप हटा दीजिए, इससे मिलता जुलता कोई नाम रख लीजिए। और उस वक्त सब कुछ हुआ। हालांकि मेरे ख्याल से और लोगों का मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह जी यहाँ पढ़े और वो अभी चुनाव में लोग स्टोरीज बनाते हैं तो उनको पता नहीं होता, लेकिन मुलायम सिंह जी इसी शिकोहाबाद में एक गांव था, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इटौली। इटौली, जी वहाँ के रहने वाले थे और इसी कॉलेज से उन्होंने बीटी किया था। जी जी। बीटी शायद 1 साल में होता था, बैचलर ट्रेनिंग या 2 साल में होती थी। और उसके बाद वो उनकी शायद नौकरी कहीं वहीं सैफई के पास कहीं लगी थी किसी कॉलेज में, वहाँ वो पढ़ाते थे, उनके कोई रिश्तेदार सैफई में थे तो वो माइग्रेट कर गए। सर ऐसा भी सुना है कि आपने भी वहां से शिक्षा ली, आप भी उस कॉलेज के छात्र रहे हैं, और कौन कौन नहीं, हस्तियां मैं नहीं रहा। हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों की तो तालीम ज़्यादा इधर उधर ही थी, लेकिन वो जो प्राइमरी सेक्शन था हीर हम्म। कॉलेज का, उसमें मैं साल 2 साल में डिग्री तो करने फिर बाहर चला गया, लखनऊ चला गया, फिर सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा चला गया, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो प्राइमरी मैंने एक एक इंटर कॉलेज और होता था इसी सेक्शन का। अभी भी है सर? हाँ, अभी भी है। और वहाँ जो लास्ट प्रिंसिपल थे जो मुझे याद आता है, राजपाल सिंह यादव थे। जी। ही वाज अ वंडरफुल पर्सन और हिब्स अंग्रेजी उर्दू सब कुछ बोलता। अभी उनका इंतकाल हो गया 99 ईयर्स पे। तो हम लोग वो घर वालों ने शायद इस करके निकाल लिया होगा कि भाई घर का कॉलेज है तो ये यहाँ कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन बहुत नामची लोग पढ़े और सभी जगह ऐसे मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि हाँ इतना ज़रूर था कि चारों तरफ हिंदुस्तान में यादव कॉलेजेस ने, मैंने बताया ना, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इधर हरियाणा। जी। और मुझे जो लोगों ने बताया, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने इस कॉलेज को जब वो मुख्यमंत्री बने तो शायद 20-20 लाख की शायद इमदाद भी करी। और फिर मेरे ख्याल प्रोफेसर साहब ने भी बाद में कुछ किया का है, मुझे उसकी वो डिटेल नहीं पता। लेकिन एक कॉलेज चौधरी चरण सिंह के नाम से हेवरा में बना था। ये यादवों को थोड़ी शिकायत है इस बात की। जी। और वहाँ मुलायम सिंह जी ने 130 करोड़ रुपया दिया और इसमें अखिलेश यादव को भी 1916 में बुलाया था और यहाँ उन्होंने शायद कोई इमदाद नहीं करी। लेकिन चलिए, अभी बड़ा दिल करके एक बात कहते हैं, अगर कभी सरकार बने, वो फिर इख्तिदार में आए तो वो ज़रूर, ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, इससे इतिहास जुड़ा हुआ है यादवों का। तो अखिलेश यादव अगर कुछ सरकार बना लेते हैं तो उन्हें इसकी इमदाद करनी चाहिए। मैं एक बात भूल जाऊंगा, तो वो डीआईजी यंग आते थे तो वो इतना इंटरेस्ट लेते थे कि यहाँ से हर साल 2 सब इंस्पेक्टर्स, फिर यहाँ बहुत बड़े बड़े रेसर हुए, वो स्पोर्ट्स कोटा में डिप्टी एसपी तक गए। मुझे एक दीवान सिंह यादव थे, हमारे गांव है बगल में, रेलवे क्रॉस करते गढ़ूमा, एंड ही बिकम ए डिप्टी एसपी ऑन स्पोर्ट्स कोटा। ये लास्ट मुझे याद है। इंस्टीट्यूशन में बहुत सी चीज़ें थी, बहुत लोग दूर दूर तक पढ़ने आते थे और एक माहौल बना था। मैं अभी शिकोहाबाद में अभी जो माहौल बन गया है, उसके बाद कॉलेजेस हुए, एनडी कॉलेज हुआ, पालीवाल कॉलेज हुआ, अब प्राइवेट 2 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हो गई हैं। एक जेएस यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर सुकेश यादव उसमें चांसलर हैं और गौरव यादव उसमें डायरेक्टर हैं, और एक दिलीप यादव की यूनिवर्सिटी है एफएस जी।
वो ये बड़ी बड़ी 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हुई। हम्म, और सुकेश की यूनिवर्सिटी में तो शायद 50,000 लड़का पढ़ता है। हम्म, इन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा लिए। तो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है शिकोहाबाद, एक बीडीएम गर्ल्स कॉलेज भी है, जो वो भी बहुत पुराना बना हुआ है। हम्म, तो वहाँ पढ़ने लिखने का माहौल एक इतने छोटे से कस्बे में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल वहाँ 1 लाख स्टूडेंट होता होगा। अब उसके बाद ये हुआ उसका, तमाम लोग वहाँ से आईएएस भी हुए। एक लड़की इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी आई, वो भी इत्तेफाक से यादव थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। और फिर बाद में बहुत बच्चे आए। तो ये अहीर कॉलेज शिकोहाबाद का ये जो दायरा था, इसने एजुकेशन, एक ज़माना ये भी था कि जो मेंबर पार्लियामेंट मैनपुरी से होता था, महाराज सिंह जी यादव थे, वो शिकोहाबाद रहते थे। फिर उदय प्रताप सिंह जी यादव भी शिकोहाबाद रहते थे। जस घिरोर का एमएलए शिकोहाबाद रहता था, जो जगमोहन सिंह जी। जसराने के एमएलए जो रहे रामवीर सिंह जी या राम प्रकाश यादव, वो भी शिकोहाबाद रहते। तो वो इस वजह से रहते थे ताकि अपने बच्चों की तालीम पूरी कर सकें। और जो अब हिंदुस्तान में इतनी बड़ी चीज हुई, तो यादवों की पॉलिटिकल राजधानी की भी शक लेता जा रहा था। मैंने कहा राम नरेश यादव जी यहाँ से एमएलए रहे, जी, मुलायम सिंह जी भी रहे, इत्तेफाक से मैं भी वहीं से रहा। तो ये तो उस वक्त का, और ये बड़ी बात थी। और मुझको मुझको कि ये रहा जाता है कि अहीर कॉलेज का ये जलवा था कि उस जमाने में क्या रहा है, ये तमाम उम्र हवा की हवा रहा है। जी। सर, बड़ा सवाल, जैसे कि देखा जाए एक विशेष समाज की अगर मैं बात करूं, काफी वर्षों से राजनीति कर रहा है उत्तर प्रदेश में, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे, एक बार अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे, और जैसे कि अगर हम बात करें तमाम सपा से एमएलए भी रहे, और अहीर के नाम से ये विद्यालय भी बनाया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस सैफई परिवार बिल्कुल बगल में है, कुछ इस विद्यालय के लिए किया जाना चाहिए था, चूंकि लंबे समय से राजनीति की है और बड़ा विश्वविद्यालय है ये, इसको ना ही तो यूनिवर्सिटी अब तक घोषित किया, या शिक्षा के कोई नए कोर्सेज या कोई नए आयाम। हालांकि ये सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। जी, ये सवाल मुलायम सिंह जी से और अखिलेश यादव और रामगोपाल से पूछा जाना चाहिए, प्रोफेसर साहब से, कि भाई आपने क्यों नहीं ये किया। और उन पे जिम्मेदारी है। चलिए पीछे का माफ भी कर देते हैं, हम्म, पीछे का सारा सिजरा माफ भी कर देते हैं। जी, और ये जो आपका वीडियो आने के बाद हम्म, आरके टीवी वाला यूट्यूब का, ये हम सवाल उन पर छोड़ देते हैं, उनकी दरिया दिली पर छोड़ देते हैं हम्म, कि ये जो कॉलेज है जिसमें मुलायम सिंह जी पढ़े हैं, हम्म, अब कभी आपकी सरकार बने हम्म, तो भाई इसका ख्याल रखिए। ये सवाल लोग कर रहे हैं, ये जायज सवाल है। हम्म, यूनिवर्सिटी उनको बनाना चाहिए। और ये मैं सारे उत्तर प्रदेश में सब लोगों की तरफ से कहता हूं, अब तो खैर जाति के सवाल बड़े छोटे हो गए हैं, सब लोगों से कहता हूं कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है जिससे हमारा इतिहास जुड़ा है, हमारा खून का रिश्ता है जिनसे, और बड़े कम साधनों में जिन लोगों ने बनाया, तो अब कभी मौका मिले तो उन्हें यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए। उनके कॉलेज है, ज़मीन है, सब कुछ है, इतिहास है, बनाना चाहिए। ये सवाल उनको छोड़ देता हूँ, और वो दरिया दिली दिखाएं, कभी मौका मिले तो इस तरफ ज़रूर ध्यान दें। सर, बड़ा सवाल ये भी है, उस कॉलेज से तमाम छात्र छात्रा पढ़ लिख कर विदेशों में नाम रोशन कर रहे हैं, बड़े मुकाम हासिल किए हैं। क्या आपकी नज़र में आज उस कॉलेज को भी बड़ा मुकाम हासिल करना चाहिए था, जो अब तक नहीं हुआ? हाँ, देखिए मैं कहता हूँ कि जबकि वो मतलब उसे लोग कहते हैं कि यदुवंशियों की तो वो बहुत बड़ी बेल्ट है, 2 ही नाम से मशहूर है, आलू बेल्ट बोलते हैं उसे। शान भी कहा और जाता यहाँ है। और इधर पूरब में भी जो बहुत यादवों के बड़े बड़े इलाके हैं, वो लोग भी मतलब गौरव करते हैं अहीर कॉलेज पे। मैं तो इलाहाबाद पढ़ता हूँ तो हमेशा जिक्र करते थे। बल्कि आप ताज्जुब करोगे, पूरब में थोड़े पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, आईएएस आईपीएस ज़्यादा होते हैं। तो ख़ास तौर से जब कोई कोई यादव लोग आते हैं वहाँ से, कभी घूमने भी आते हैं इधर उधर, तो वो शिकोहाबाद में अहीर कॉलेज ज़रूर देखने आते हैं। जी, तो इतना जज्बा है, उससे जज्बात जुड़े हैं, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से अब उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। मेरे रहते हुए मैंने प्रोग्राम्स ज़रूर बड़े बड़े कराए ताकि कॉलेज का नाम होता रहे। मैंने एक जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर फेयर कराया था,
जिसमें 2 दिन में 5-6 लाख किसानों ने शिरकत करी थी, जी। जिसमें इजराइल भी आया था, जिसमें फ्रांस भी आया था, और दुनिया में वो टाइम्स मैगजीन में फ्रंट पेज पे छपा था, खलीज टाइम्स में छपा था। तो पूरी दुनिया में अहीर कॉलेज, मैं तो अहीर कॉलेज ही बोलता हूँ जी। अभी तक, जी। तो पूरी दुनिया में वो मशहूर हुआ। और एक, हालांकि हमारे यहाँ वो एक कृष्ण कथा उसके बाद मैंने कथा कराई थी, पॉपुलैरिटी बढ़े, कॉलेज का नाम हो, ये जो हम लोग कर सकते थे, वो कृष्ण कथा कराई थी। तो 5 लाख लोगों का भोजन था उसमें, उसमें बच्चे खो गए थे, ट्रेनें, ट्रैफिक रुक गई थी। लेकिन ये उस वक्त जो सरकार थी उसको भी पता चल गया था कि अहीर कॉलेज में अशोक यादव प्रोग्राम करा रहे हैं। तो मैंने ये 2-3 बड़े बड़े प्रोग्राम सिर्फ इसीलिए कराए थे कि अहीर कॉलेज का नाम पूरे बर्रे सगीर में हो, पूरी दुनिया में हो, क्योंकि खलीज टाइम ने उसको, उस पर प्रेजेंस थी। जब इंटरनेशनल एग्रीकल्चर इजराइल आया था तो बड़ी दिलचस्पी थी, टाइम्स मैगजीन आई थी, इंटरनेशनल रिपोर्टर्स आए थे। उसमें मेरा मकसद ही यही था कि ये कॉलेज चारों तरफ उरूज हो, रोशनी हो और खुर्शीद की तरह चमके। हम लोग जो कर सकते थे मैंने पूरी कोशिश करी करने की। सर, ऐसा भी सुना गया था कि पहले इसमें केवल लड़के ही पढ़ते थे, छात्र, बाद में छात्राएं भी शुरू हाँ, की, बाद में उनके कोएड दरबार। वो फिर प्रेशर पड़ने लगा, लड़कियां भी आने लगी, और हॉस्टल भी था एक अच्छा खासा, और उसमें बहुत लोग रहते थे। अब बहुत रिपेयर हो गया, अब फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है कॉलेज को। और अभी के जो प्रिंसिपल हैं, शायद क्या नाम है उनका, मोहकम सिंह यादव, वो पढ़े लिखे हैं, उनका पूरा परिवार अच्छा है, और मुझे उम्मीद है। और ये जो ये मैं उनको भी कहता हूँ जो अपने गौरव यादव हैं जो डायरेक्टर, कि भाई अपनी जो बेस्ट उनको आईटी नॉलेज है, वो कुछ सॉफ्टवेयर से शायद मदद भी कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे लड़कों को, और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ को भी हम कह सकते हैं कि भाई कुछ इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन की मदद करें और इतिहास को जिंदा रखें। ये हमारा बहुत सुनहरी पन्नों में लिखा हुआ इतिहास है, जिसमें हर एक की जिम्मेदारी है। सर, आखिरी सवाल, ऐतिहासिक कॉलेज के लिए अगर मैं कहूँ तो आपकी नज़र में क्या क्या होना चाहिए था जो अब तक नहीं हुआ? अगर भविष्य में आपको मौका मिलता है तो क्या करेंगे? देखो, चिराग तो चौधरी श्याम सिंह ने जला दिया, अब ये हवाओं की जिम्मेदारी है कि वो जी। कहाँ तक इसको ले जाएं। मुझे लगता है कि अब ये सब पर, हम लोगों पे, सब पे जिम्मेदारी है, चाहे कोई छोटा सियासत वाला हो, बड़ा सियासत वाला हो। अभी एजुकेशन का हमारे यहाँ डीपीएस भी है, ये यही जेएस यूनिवर्सिटी वालों पे, और इनके यहाँ तो पूरे बिहार से, पूरे कहाँ कहाँ से, हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं। तो अब ये लोग कुछ कंट्रीब्यूट करें थोड़ा बहुत उसके इतिहास की, क्योंकि ये अकेले के बस का नहीं है। ये दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर कंट्रीब्यूट करें तो ये इतिहास को सजाया संवारा जा सकता है, और फिर से इस का नाम बहुत उड़ान पे रख सकता है। और ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है, सबको करना चाहिए। वो लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ। जी, बिल्कुल। और कुछ सर कहना चाहेंगे? आप शिकोहाबाद से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली में रहते हैं कई वर्षों से। उस नहीं, कॉलेज को लेकिन आपने बहुत ऐसा थोड़ी है देखा कि भी छोड़ है, दिया है शिकोहाबाद। हम देखा लोग भी है इलेक्शन उस लड़ते कॉलेज हैं, को। जाते आते हैं वहाँ आसपास। नहीं नहीं, मैं तो खेलने फुटबॉल जब रहता हूँ वहाँ वहाँ क्या कुछ फुट ताज़ा यादें हुई फुट हों आज हमने जब इस पे चर्चा की है? मैं जब शिकोहाबाद में होता हूँ, नॉर्मली जैसे एक आध महीने में तो एक आध बार चला ही जाता हूँ, तो मैं फुटबॉल वहीं खेलता हूँ जाके, आज भी? आज भी। जी। सुबह जाता हूँ तो मेरे ख्याल में, मैंने कहा मैं बहुत जल्दी जग जाता हूँ, 3-4 बजे से पढ़ने पढ़ाने लगता हूँ, तो एक्सरसाइज भी करता हूँ। तो फुटबॉल खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वो सड़क पार करनी है अपने कॉलेज के लिए, जी, जी। मैं चल जाता हूँ। तो मुझसे उससे फ़ायदा क्या होता है, वहाँ बहुत लोग घूमने आते हैं, बहुत से लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत से लोग पुलिस आर्मी के लिए दौड़े-वौड़े लगा रहे होते हैं। तो सबको तो वो जब मुझे देखते हैं कि यार ये अशोक यादव फुटबॉल खेल रहा है, तो यार हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं इनके मुकाबले। तो उन्हें जितने भी 200, 200, 400, 500 लोग आते हैं, उनसे बैठ के, खड़े होके मेरी बात भी हो जाती है। तो उनको एक इंस्पिरेशन रहती है कि यार ये तो 3-3, 4-4 मंजिल फुटबॉल की किक मार रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैं उनसे बातें भी करता रहता हूँ, उनसे इंटरेक्शन होता है।
वहाँ एनसीसी की कैंप वाले रहते हैं, उनके मेजर वेजर सब आते जाते रहते हैं। मैं जब होता हूँ वहाँ, तो मेरी एस्कॉर्ट जिप्सियाँ बाहर खड़ी होती हैं, तो लोगों को पता चल जाता है मैं आ गया हूँ। तो सब एजुकेशनिस्ट वहाँ जो प्रिंसिपल रहे, वहाँ जो ताल्लुक़ रहा है, तो सबसे मेरा राब्ता होता है, इंटरेक्शन होता है। तो सब लोगों को पता रहता है कि मैं क्या-क्या चीज़, तो उसी वक़्त जब स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो मैंने यहाँ यहाँ कोचिंग्स का बताता हूँ। क्या अगर वो सिविल सर्विसेज़ की करना चाहते हैं, तो मॉडल टाउन के बाद मुखर्जी नगर है, या और इंस्टीट्यूशन पूछते रहते हैं, कुछ कोर्सेज़ पूछते रहते हैं। अब से बहुत गूगल देवता से भी बहुत लोग मदद ले लेते हैं, लेकिन फिर भी वो पूछते रहते जी, हैं। तो मेरी बहुत आप लोगों को भी बहुत मैं इसके लिए बहुत बिल्कुल। सर बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। सर एक बड़ा सवाल ये है क्योंकि तमाम शुखाबाद से पढ़े बच्चे आपको देख रहे होंगे जी, या पढ़ रहे हैं बच्चे आज भी उस अहीर कॉलेज में, एके कॉलेज में। जी। तो क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए आप? देखिए, हमारे यहाँ ना, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है, वो कंप्लीट है। जैसे एक आप कोई बहुत अच्छी डिश बनाते हैं, तो सब किस्म के मसाले बनाते हैं। अब एक चीज़ जो छूट रही है, उसके बारे में बात कर सकता हूँ। फिज़िकल ट्रेनिंग में लोग बहुत पीछे हो रहे हैं। एक्सरसाइज़ में पेरेंट्स भेजते नहीं हैं। खुली हवा में लोग नहीं जाने दे रहे हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि फिज़िकल मेंट जो जो ताकत है, मेंटल पावर तब बेहतर आएगी जब फिज़िकल स्ट्रेंथ रहेगी। फिज़िकल फिटनेस मेक्स ए मेंटल फिटनेस वेरी स्ट्रांग। खेलों पे ध्यान दीजिए। बाकी तो सब लोग माँ-बाप बता ही रहे हैं। जी, खेलों पे ध्यान दीजिए, थोड़ा निकलिए, थोड़ा इस मशीन से दूरी रखिए, एक्सरसाइज करिए, आप हवा से मुलाकात होगी। जो जो दुनिया में फ्री है ना, सूरज, पानी, हवा, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो आपकी जब फिजिकल स्ट्रेंथ रहेगी, तो उसके ऊपर मेंटल स्ट्रेंथ, बहुत इंटरेक्शन है। लोगों का संवाद घट रहा है, मिलजुल नहीं रहे। बच्चे कान में लीड लगा लेते हैं, वो फ़ोन देखते हैं। तो उनसे वो एक्टिविटी, मैं बाकी चीज़ें नहीं कह रहा हूँ। फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए सारे पेरेंट्स को, बच्चों को, इंस्टीट्यूशंस को, कॉलेज को। उसमें से मेंटल फिटनेस आएगी, पैदा होगी, उसके बाद वो क्रिएट होती है। सिर्फ़ ये मैंने कहा ना कि एक पत्थर की तकदीर समझ सकती है, शर्त ये है कि कनीने से तराशा जी जाए। बिल्कुल। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन सिर्फ़ पढ़ने से नहीं आती है। बहुत बहुत सामाजिकता की उसमें ज़रूरत है, तो जी घूमने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने देखा कि अहीर कॉलेज जो आज एके डिग्री कॉलेज के एके कॉलेज के नाम से मशहूर है, तो उसमें कई हस्तियां जो हैं उन्होंने पढ़ाई भी की और आज भी कई छात्र छात्रा पढ़ाई करते हैं, विदेशों में उनके नाम रोशन है। तो सवाल ये है कि उसी पर आज हमने चर्चा की, चूंकि उसी को हमने मुद्दा बनाया, यहाँ बैठकर आज हमने अशोक जी से जो चर्चा की है, तो मंत्री जी ने तमाम उस पर कार्य किए गए, तमाम रजवाड़ों ने, यादवों ने उस पर काम किए और किस तरह से कॉलेज की नींव रखी वो भी आपने बताया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहें आर के टीवी। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच।